हेलो सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आई होप आप सभी का जीवन बहुत अच्छा हो 2025 में। आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो जीवन में उतरना होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जीवन में समस्याओं का सामना करना अनिवार्य है, लेकिन उन्हें हल करना आपके अंदर की ताकत और क्षमता का परिचय देता है। क्योंकि मुश्किलें सबके जीवन में आती है और यह होता ही है, लेकिन उनसे जो जीत कर निकल जाए वही सक्सेस होता है। तो इसी लाइन के साथ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मेरी तरफ से। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर 2025 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और संस्कृत विभाग का पेपर देख के सभी दुखी हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत कठिन पेपर आया था। तो ठीक है, अब उसको छोड़ो और रीड की तैयारी करो। तो देखो, मैं मनोविज्ञान का वो आज और कल 2 दिन में पूरा कर दूंगी ये वाला टॉपिक। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ, आत्मसंप्रत्यय, मनोवृत्ति, रुचि, अभिरुचि, आदत, योग्यता और सामाजिक कौशल। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभिक्षमता, अभियोग्यता और अभिरुचि। तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड होता है इसका इंग्लिश में। तो इंग्लिश का भी ध्यान रखना, उससे क्या है कि समझ आ जाता है। तो देखो, इसको बिल्कुल आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को संपादित करने में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक गुणवान होते हैं, या फिर निपुण बोल सकते हो कि निपुण होते हैं। ठीक है, और इसी को ही हम अभिक्षमता कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं। तो ध्यान रखना, महाभारत काल में अर्जुन को जो धनुर्विद्या आती थी, तो एकलव्य ने उनको देखा, तो उसकी भी उनकी मतलब एकलव्य की भी इच्छा हुई कि मुझे भी सीखना है ये। लेकिन सीखने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है। तो जब वो गुरु के पास गए एकलव्य, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं सिखाऊंगा, या ऐसा कुछ भी हुआ होगा। तो फिर एकलव्य ने, है ना, मन में ही उनको गुरु मानकर और सीखना खुद ही सीख लिया, और अर्जुन से भी बड़े वो क्या बन गए? धनुर्धारी बन गए। तो ये होती है अभिक्षमता, सीखने की इच्छा। क्या संभव नहीं होता अगर ठान लो तो। ये जो उदाहरण जो है अभिक्षमता को लेकर दिया है, तो आप ध्यान रखना। और उसके बाद हम जो कुछ परिभाषाएं उनके रूप में हम समझ सकते हैं इसको। तो देखना, अभिक्षमता जो है ऐसे गुणों का, फ्रीमैन ने बोला है ऐसा, कि अभिक्षमता ऐसे गुणों का समुच्चय होता है जो प्रशिक्षण के पश्चात व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता, ज्ञान, कुशलता की ओर संकेत करता है। मतलब ऐसे गुणों का समुच्चय होता है जो प्रशिक्षण के पश्चात, यानी कि प्रशिक्षण के बाद व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता, ज्ञान और कुशलता की ओर संकेत करता है। तो परिभाषा आपको इसी लैंग्वेज में याद करनी होगी, है ना। थ्रस्टर ने कहा है कि किसी व्यक्ति के साथ सकारात्मक या नकारात्मक लगाव की मात्रा, किसी व्यक्ति के साथ सकारात्मक या नकारात्मक लगाव की मात्रा को ही हम अभिक्षमता कह सकते हैं, या अभिरुचि कह सकते हैं। रुचि, किसी कार्य में रुचि। तो अगर अपने खुद की लैंग्वेज में समझे तो रुचि कि किसी वस्तु के सकारात्मक या नकारात्मक, हमें किसी चीज़ से जब लगाव होता है ना, तो वही रुचि हो जाती है। ठीक है, अब तीसरी जो परिभाषा है शिक्षा शास्त्र के अनुसार, वो देखना कि अभिक्षमता को एक विशेष कला, स्कूल, व्यवसाय के प्रदत्त कार्य क्षेत्र की क्षमता या सुस्पष्ट स्वाभाविक क्षमता या योग्यता के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी विशेष स्कूल या व्यवसाय के प्रदत्त कार्य क्षेत्र की क्षमता, सुस्पष्ट स्वाभाविक क्षमता, योग्यता के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे सिंपल शब्दों में देखो, तो किसी कार्य को करने की जो क्षमता या कुशलता होती है उसको ही हम अभिक्षमता कहते हैं। या एक जन्मजात योग्यता होती है, मतलब जन्म से ही एक योग्यता होती है सब हर इंसान के अंदर, जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि सब व्यक्तियों में अलग अलग होता है ये। तो ये ध्यान तो रहेगा ही आपको। तो विशेषता देखना, अभिक्षमता की विशेषता क्या होती है। तो आंसर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि अभिक्षमताओं से संबंधित विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है, और यही क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो अब देखना कि अभिक्षमता व्यक्ति के गुणों को प्रकट करती है। ठीक है, व्यक्ति के गुणों को प्रकट करती है, अमूर्त होती है। ठीक है, और जन्मजात योग्यता प्रशिक्षण की सहायता से हम इसको निखार सकते हैं। अगर किसी को उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो निखर भी सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो, क्षमता किसी कार्य विशेष में बालक की रुचि को जन्म देती है, और जिस कार्य में बालक की रुचि अधिक होती है वह उसी क्षेत्र में विकास करता है। यानी कि किसी की गाने में रुचि है, किसी की बजाने में रुचि है, जैसे मेरी क्यूज बनाने में रुचि है फिर आप बोलोगे कि खुद का उदाहरण देती है, तो उदाहरण तो कोई भी हो सकता है ना। तो यही रुचि है, किसी कार्य को अपने मन से करना, इच्छा से करना, वही रुचि हो जाती है। तो आ चुका है आपकी समझ में? आया समझ? नहीं आया हो तो देख लेना फिर आप एक बार और। अब अभिक्षमता का जो शैक्षिक महत्व है उसके बारे में बात करते हैं। शैक्षिक महत्व क्या होता है अभिक्षमता का? तो बालक के बारे में भविष्यवाणी करने में सहायक, है ना, भविष्यवाणी करने में सहायक होती है अभिक्षमता। बालक के शैक्षिक निर्देशन प्रधान शिक्षा के अंतर्गत जो निर्देशन दिया जाता है उसमें संबंधित होती है, उससे संबंधित या सहायक होती है। विषय
और संकाय चयन में, यानी कि जब बालक विषय का चयन करता है तो उसमें भी एक अभिक्षमता कार्य करती है कि हाँ उसको क्या पसंद है, किसमें उसकी रुचि है, ठीक है ना। तो इसका संबंध विषय और संकाय चयन में भी होता है। और उसके बाद पाठ्यक्रम की योजना बनाने, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में भी सहायक होती है ना। जैसे पाठ्यक्रम की योजना बनाने में, उपचारात्मक शिक्षण में, इसमें भी अभियोग्यता सहायक होती है। अभियोग्यता व्यक्ति की अंतर शक्ति को व्यक्त करती है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, शक्ति को, अंतर शक्ति लिखना भूल गई, अंतर शक्ति को व्यक्त करती है। अब आएगा अभिक्षमता का मापन। तो अभिक्षमता का जो मापन है, अभिक्षमता परीक्षणों का प्रयोग आता है इसके अंतर्गत। तो फ्रीमैन ने कहा है इसके बारे में। मैंने यहाँ पर आपके पॉइंटेड लिखे हैं, बस थ्योरी में बता दूंगी। तो फ्रीमैन ने कहा है कि अभिक्षमता परीक्षण वह है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की या किसी सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की मूल्य योग्यता का मापन करने के लिए किया जाता है ना। अभिक्षमता जो मापन होता है किसी विशेष प्रकार की या किसी सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की योग्यता को मापने के लिए इसका मापन किया जाता है, ठीक है। तो जो अभिक्षमता परीक्षण की प्रकृति जो है उसके आधार पर मापन को 3 भागों में बांटा है ना। सामान्य अभिक्षमता बैटरी परीक्षण, सामान्य, ये मैंने लिखा है यहाँ पर कि 3 भागों में बांटा है। तो ये देखो, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण बैटरी, विभेदी अभिक्षमता परीक्षण और विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। तो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण बैटरी के अंतर्गत क्या आता है, इसका जो इंग्लिश है वो भी लिख दी है मैंने ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। अब देखो इसके अंतर्गत क्या आएगा कि परीक्षण से व्यक्ति की सामान्य कार्य कुशलता का मापन किया जाता है, सामान्य के अंतर्गत, है ना। इस परीक्षण में बुद्धि की तरह ही बालक की विद्यालय योग्यता का परीक्षण कर भविष्य की सफलता का पहले से ही अनुमान लगाया जाता है। समझ रहे हो, जैसे बुद्धि का मापन होता है ना, वैसे ही इसका मापन किया जाता है कि भविष्य से रिलेटेड जो भी है ना बालक का, उसका जो पहले से ही अनुमान लगाने के लिए सामान्य अभिक्षमता परीक्षण बैटरी मापन किया जाता है। शैक्षिक अभिक्षमता जो है इसका ऐसे परीक्षण का निर्माण जो है अमेरिका में सैन्य सेवा के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। तो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण बैटरी में परीक्षण से व्यक्ति की सामान्य कार्य कुशलता का मापन किया जाता है। और मापन क्यों करते हैं कि बालक की जो विद्यालय योग्यता है उसका परीक्षण भविष्य से पहले ही उसका अनुमान लगा सकते हैं, तो इसके लिए किया जाता है। अब उसके बाद देखो कि सेकंड नंबर पर विभेदी अभिक्षमता परीक्षण आता है, DAT, ठीक है। तो इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत क्या आएगा कि इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं उसमें अनेक परीक्षण का समूह श्रृंखला होती है। शाब्दिक बोध, आंकिक, यांत्रिक बोध, लिपिक क्षमता आदि से संबंधित जो भी परीक्षण होते हैं वो विभेदी परीक्षण में आते हैं। उसके बाद विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, इसमें व्यक्ति की अभिक्षमता का मापन करने के लिए जैसे यांत्रिक अभिक्षमता हो गई, संगीत अभिक्षमता हो गई, विशिष्ट का मतलब जो हमारे अंदर जो विशिष्ट गुण होता है ना उसका परीक्षण किया जाता है। चिकित्सक है तो उसका परीक्षण, उससे रिलेटेड परीक्षण, कोई शिक्षण से संबंधित है तो उसका परीक्षण, तो यांत्रिक, संगीत, शिक्षण आदि का परीक्षण इसके अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना आप, ये यांत्रिक तक हो गया। उसके बाद देखो एक और होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, FACT, फैक्ट, ठीक है। ये फैक्ट भी परीक्षण होता है, इसको फ्लेनेगन अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं। और इसका जो प्रतिपादन किया है वो अमेरिका के थे, ये फ्लेनेगन, इसका प्रतिपादन किसने किया है, फ्लेनेगन ने, और ये अमेरिका से संबंधित है। इसमें 19 शाब्दिक व्यावसायिक अभिवृत्तियों का तथा 2 अशाब्दिक का मापन किया जाता है। अगर पूछ ले कि इस परीक्षण में कितने शाब्दिक और कितने अशाब्दिक मापन किए जाते हैं तो 19 तो शाब्दिक और 2 अशाब्दिक, ठीक है। लिपिक अभिक्षमता परीक्षण, लिखा नहीं है कि मैंने लिपिक वाला, हाँ तो ऐसे बता देती हूँ, लिपिक अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। और उसके बाद आता है यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण। अगर पूछ ले कि यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण इसका संबंध किससे है तो मैक क्यूरी से है ना, मैक क्यूरी, लिखने में ही नहीं आएगा, तो इसका संबंध किससे है, मैक क्यूरी से। अब उसके बाद आता है संगीत अभिक्षमता परीक्षण। संगीत अभिक्षमता परीक्षण में देखो कि यह परीक्षण जो है छात्रों की संगीत अभिक्षमता मापने का सबसे पहला परीक्षण था। संगीत अभिक्षमता परीक्षण जो है छात्रों की संगीत अभिक्षमता मापने का सबसे पहला परीक्षण है। इसका जो शॉर्ट में नाम है वो है शिशोर। अगर आपसे पूछ ले शिशोर किससे संबंधित है तो अभिक्षमता परीक्षण से। तो यह परीक्षण जो है छात्रों की संगीत अभिक्षमता मापने के लिए किया गया था। अब हम पढ़ेंगे स्मृति को क्या बोलते हैं, मेमोरी, ठीक है।
तो स्मृति में देखो इसका जो सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था क्रमबद्ध, अगर स्मृति का पूछ ले कि सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो हरमन एबिंगहास ने किया था, है ना। हरमन एबिंगहास ने कब किया था? 1885 में। ठीक है, स्मृति का सर्वप्रथम परीक्षण, और ये कहाँ के थे? जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, तो याद रहेगा आपको। उसके बाद इसको जो परिभाषित किया है वुडवर्थ ने, तो उनकी परिभाषा देखो, सीखने के पश्चात उस बात को याद रखना या पुनः प्रस्तुत करना ही क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। सीखने के बाद उस बात को याद रखना या पुनः प्रस्तुत करना ही स्मृति कहलाती है। ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। ठीक है, उसके बाद स्मृति के 3 तत्व होते हैं। कितने? 3 तत्व। स्मृति के कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व। तो पहला जो होता है वो होता है कूट संकेतन। ठीक है, कूट संकेतन। अब मैंने इस इंग्लिश भी लिखी है ताकि आपको सरल रहेगा, अगर किसी को इंग्लिश भी चाहिए तो मैंने लिख दी। तो देखो, कूट संकेतन जो है इसके अंतर्गत आएगा कि यह स्मृति की पहली अवस्था होती है। कौन सी होती है? कूट संकेतन पहली अवस्था होती है, जिसे पंजीकरण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पंजीकरण। पंजीकरण भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना। फिर दूसरी आती है संचयन। दूसरी संचयन या भंडारण बोल दो, तो इसमें आएगा संचयन या भंडारण। इसके अंतर्गत यह अगर अवस्था की बात करें तो ये दूसरी अवस्था हो जाती है। ठीक है, दूसरी अवस्था हो जाती है। इसमें कूट संकेतन द्वारा व्यक्ति जिन सूचनाओं उत्तेजनाओं को प्राप्त करता है उन्हें कुछ समय के लिए संचित करके रखा जाता है। यानी कि ये तो भंडार हो गया, है ना। कूट संकेतन का भंडार हो गया ये। कूट संकेतन में जो होता है ना उसको इसमें स्टोर करके रखा जाता है, ऐसे समझ लो। तो ये दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था कौन सी होती है? पुनरुद्धार या पुनः प्राप्ति। तो ये जो स्मृति की तीसरी अवस्था होती है, इसमें आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। जो संचयन भंडार में रखी जाती है उनका उपयोग इसमें किया जाता है अगर जरूरत पड़ती है तो। स्मृति का पहला अवस्था मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? एटकिंसन शिफरिन ने। कब किया था? 1968 में किया था, है ना। जिसे मॉडल भी कहते हैं। मॉडल, ये ऐसे, ये मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो कब किया था? 1968 में। किसने किया था? एटकिंसन शिफरिन ने। अब इन्होंने अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति को 3 भागों में बांटा, यानी कि इसके 3 प्रकार बताएं। कौन कौन से? संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। ठीक है, तो इन्होंने 3 प्रकार बताएं। अब उसके अंतर्गत क्या होता है? देखो, संवेदी क्या होता है? संवेदी में क्या आएगा कि जो संवेदी तात्कालिक स्मृति होती है, तात्कालिक स्मृति होती है संवेदी, यानी कि इस स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को 1 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए रख पाता है। ठीक है, संवेदी के अंतर्गत देखो, इस स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को 1 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए रख पाता है, इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद अल्पकालिक स्मृति, इसमें क्या होता है कि इसमें विलियम जेम्स ने इसको प्राथमिक स्मृति कहा है। अल्पकालिक को क्या बोला है? प्राथमिक स्मृति। प्राथमिक स्मृति कहा है, किसने कहा है? विलियम जेम्स ने। ठीक है, विलियम जेम्स ने इसको प्राथमिक स्मृति कहा है। इसे सक्रिय स्मृति, लघुकालीन संचयन भी कहा है। देखो, अल्पकालीन जो स्मृति होती है इसको क्या बोला है? एक तो बोला है इसको प्राथमिक, है ना, प्राथमिक। दूसरा इसको बोला है सक्रिय स्मृति, और तीसरा बोला है लघुकालीन संचयन। ठीक है, लघुकालीन संचयन भी इसको कहा है। इसका जो स्थायीपन होता है लगभग 20 से 30 सेकंड का होता है। इसमें कोई बात हमारी मतलब जो स्मृति में यानी कि जो दिमाग में रह सकती है वो 20 से 30 सेकंड तक होती है। इसका जो क्षमता होती है वो 20 से 30 सेकंड तक होती है। दीर्घकालीन स्मृति में क्या आएगा? दीर्घकालीन स्मृति में आएगा, इसमें भी विलियम जेम्स ने क्या कहा है इसको कि इसको विलियम जेम्स ने गौण स्मृति कहा है। विलियम जेम्स ने दीर्घकालीन स्मृति को गौण स्मृति कहा है। गौण, ठीक है, गौण स्मृति कहा है। इस स्मृति में व्यक्ति किसी पाठ, घटना आदि को कम से कम 30 सेकंड तक याद रख सकता है या अधिक से अधिक कितने भी दिन याद रख सकता है। जैसे हम जीके को याद रखते हैं ना, वैसे ही ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगी। तो इस दीर्घकालीन स्मृति में कम से कम 30 सेकंड, है ना, कम से कम 30 सेकंड, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन, महीने, जितना भी है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इस स्मृति में धारणा का ह्रास कम होता है। ठीक है, और इसमें जो अधिगम की मात्रा अधिक होने के कारण धारणा अधिक पाई जाती है और अधिक दिनों तक याद रहती है। तो ये ध्यान रखना। और हमारी स्मृति भी हो चुकी है। अगर इसको शॉर्ट में वापस से याद करना चाहो तो संवेदी स्मृति जो होती है चित्रात्मक होती है, चित्रात्मक, है ना। एक कम से कम इसका टाइम जो होता है, अगर पूछ ले संवेदी स्मृति का जो टाइम होता है कितना होता है, तो 1 सेकंड से भी कम होता है। अगर अल्पकालीन स्मृति का पूछ ले तो कम से कम 30 सेकंड से जीवन पर्यंत। और जो दीर्घकालिक स्मृति होती है उसका भी ये भी स्थायी होती है ना, और इसमें भी 30 सेकंड से जीवन पर्यंत इसका भी होता है। तो ध्यान रखना। अब उसके बाद हम चलते हैं संवेदना। ठीक है, अब जो हमारा आया है वो आया है संवेदना।
तो इसमें देखो हम पढ़ेंगे संवेदना क्या होती है, उसको बताते हैं पहले। तो संवेदना क्या होती है? ज्ञान इंद्रियों के प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुंचाने की क्रिया को हम संवेदना से समझ सकते हैं। ज्ञान इंद्रिया क्या होती है? ज्ञान इंद्रियों के बारे में तो पता है, 5 होती है, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा यानी कि जीवान, जीभ। ठीक है, ज्ञान इंद्रिया जो होती है उसके प्रभाव को दिमाग तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको संवेदना कहते हैं। अब संवेदना मस्तिष्क की एक सामान्य और सरल प्रक्रिया होती है ना। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह संवेदना की श्रेणी में आता है। इतना ध्यान रखना, संवेदना जीवन का प्रारंभिक व सरल अनुभव है ना। और ज्ञान इंद्रिया आपको पता है 5 प्रकार की होती है, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। तो इसके बाद देखो कि ज्ञान इंद्रियों के आधार पर संवेदना 5 प्रकार की होती है। अगर पूछ ले तो 5 प्रकार की होती है। और हेरिक्स ने अपनी जो पुस्तक थी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोलॉजी, है ना, हेरिक्स की कौन सी पुस्तक थी? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोलॉजी। अब मैं यहाँ पर लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन आप सुन लेना, हेरिक्स, है ना, हेरिक्स, इनकी पुस्तक थी इंट्रोडक्शन। समझ ही नहीं आएगा तो आप तो ऐसे याद रख लो। हेरिक्स ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोलॉजी में बहुत लंबी सूची दी थी इसकी, लेकिन उसमें से डगलस और हॉलैंड ने महत्वपूर्ण जो बताया वो मैंने यहाँ पर लिखा है। डगलस और हॉलैंड ने दृष्टि संवेदना, ध्वनि संवेदना, स्वाद संवेदना, घ्राण संवेदना और मांसपेशी संवेदना, स्पर्श संवेदना और शारीरिक संवेदना। ठीक है, दृष्टि में देखो रंग रूप सब प्रकार के ये आ जाता है, और ध्वनि में सब प्रकार की आवाज़ें आ जाती है, ध्वनि जो भी हमें आसपास से सुनाई देती है। घ्राण में क्या है? घ्राण का मतलब सूंघना, यानी कि जो भी मतलब खुशबू, बदबू, जो भी गंध से रिलेटेड जो भी आ जाता है। फिर स्वाद होता है तो वो टंग से रिलेटेड, मतलब जो भी हम टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट है, अच्छा बुरा, जो भी स्वाद के अंतर्गत आ जाता है। स्पर्श का मतलब टच, कि स्पर्श से रिलेटेड जो भी है वो इसमें आ जाएगा। और मांसपेशीय संवेदना, इसमें मांसपेशियों की गति से संबंधित आ जाएगा। शारीरिक में देखो आंतरिक अंगों द्वारा प्राप्त होने वाले सब प्रकार के जितने भी अनुभव होते हैं वो शारीरिक संवेदना में आ जाते हैं। ठीक है, अगर ज्ञानेंद्रियों के आधार पर पूछे तो 5 प्रकार की संवेदना होती है, और डगलस और हॉलैंड ने जो बताई है 7 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के आधार पर बताइए, तो वो ध्यान रखना। और हेरिक्स की जो पुस्तक है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोलॉजी, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोलॉजी किसकी पुस्तक है? हेरिक्स की। तो अब उसके बाद हम आते हैं थकान। ठीक है, थकान को पढ़ते हैं। थकान क्या होती है? वैसे तो हम सबको पता है थकान क्या होती है, लेकिन अगर परिभाषित करनी हो तो क्या होती है कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा जिसमें कार्य करना की जो इच्छा होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी जवाब दे देती है कि अब नहीं कर सकते, हम थक गए हैं। समझ सकते हो आप कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा जिसमें कार्य करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, वही थकान कहलाती है। अब देखो इसमें जो परिभाषा दी है ड्रेवर ने, क्या दी है कि कार्य करने की शक्ति के पूर्व जो व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता या योग्यता। तो ये समझ आ ही जाएगा, बस आप नाम याद रखना, है ना। कार्य करने की शक्ति में पूर्व व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता या योग्यता थकान कहलाती है। थकान 2 प्रकार की होती है, ठीक है, एक तो शारीरिक होती है और एक मानसिक होती है। शारीरिक जो शरीर से थक जाए, मानसिक जो मन से थक जाए, है ना। तो ध्यान रखना आप। अब थकान के लक्षण देखो तो थकान के कार्य करने के प्रति उत्साह नहीं होता है, मस्तिष्क में भारीपन होता है, दिमाग में भारी होता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, ध्यान केंद्रित नहीं होता है। अगर कोई कुछ कह रहा हो तो क्योंकि हमें थकान हो रही है तो हम ध्यान नहीं देंगे। चेहरा पीला, है ना, मुरझाया सा हो जाता है, शरीर एकदम कमजोरी महसूस करने लगता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है, हर तरीके से कमजोरी महसूस होती है। तो थकान का है कारण होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद देखो अवधान। अवधान क्या होता है? अब अवधान को भी परिभाषित करना पड़ेगा। अवधान या ध्यान या एकाग्रता, ये सब एक ही नाम है। तो मान लो अवधान आ जाए, फिर अगर ध्यान आ जाए, आपको पता नहीं है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में बिल्कुल भी सोचने का भी टाइम नहीं होता है, इतना फास्ट टाइम निकलता है कि पता ही नहीं चलता कि अभी कितने क्वेश्चन और करने हैं। कुछ सोच मतलब सकते ही नहीं है, इतना टाइम कम होता है, पता नहीं क्यों। वहाँ पहले से 4 घंटे तो पहले से बिठा लेते हैं, लेकिन जब जब हम पेपर करने लगते हैं ना तो पता ही नहीं चलता। तो सोचने का नहीं है, इसलिए पहले से ध्यान रख लो। अवधान, ध्यान और एकाग्रता जो होती है, अटेंशन अंग्रेजी में कहे तो यही होता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। ध्यान का मतलब तो हम अगर अपने शब्दों में देखें तो हमें पता है कि ध्यान क्या होता है, लेकिन फिर भी शब्दों की बात करें तो किसी वस्तु पर चेतना के केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को ध्यान करते हुए देखा ही होगा। आप माला लेके बैठते हैं आंखें बंद करके, तो उसको ध्यान बोलते हैं। वैलेंटाइन ने क्या कहा है इसके बारे में? मस्तिष्क की अवधान जो है, ध्यान जो है मस्तिष्क की शक्ति ना होकर संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया होती है, यानी कि दिमाग की शक्ति ना होकर संपूर्ण रूप से दिमाग की क्रिया होती है। क्या? ध्यान। ठीक है, ध्यान। अब ध्यान के बारे में रोस ने क्या कहा है? रोस ने कहा है कि किसी विचार को मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया अवधान कहलाती है। जैसे कि हम किसी अगर मेरे शब्दों में समझाऊं तो जैसे हम किसी देवी देवता का ध्यान करें, जैसे हनुमान जी का सोच लो आप, हनुमान जी का ध्यान करें तो उसकी तस्वीर हमारे सामने अगर मतलब उसको लाने की कोशिश करते हैं कि हमको दिखे बिल्कुल सामने, तो उसको ध्यान बोलते हैं।
उसने इसी प्रकार की परिभाषा दी है कि किसी वस्तु या किसी मूर्ति या कुछ भी कह लो, उसको हम हमारे दिमाग के सामने स्पष्ट लाने की क्रिया करते हैं, है ना। यानी कि उसको स्पष्ट लाना चाहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं, वैलेंटाइन का मैंने बता ही दिया। अब देखो मार्गन ने क्या कहा है। मार्गन ने कहा है कि अपने वातावरण के किसी विशिष्ट तत्व की उत्साहपूर्वक जागरूकता होना ध्यान कहलाता है। अपने वातावरण के किसी विशिष्ट तत्व की और उत्साहपूर्वक जागरूकता ध्यान कहलाती है। यह किसी अनुक्रिया के लिए पूर्व समायोजन होता है। तो ये परिभाषा तो आपको याद करनी पड़ेगी। और इसकी जो अवधान की जो प्रकृति होती है वो उसके बारे में क्या लिखा है, प्रकृति को देख लो। अवधान परिणाम न होकर प्रक्रिया होती है, ठीक है। अवधान जो है परिणाम न होकर प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है। ध्यान जो है क्रिया होती है। ध्यान, अवधान, एकाग्रता, तीनों ध्यान रखना। जो है पुनर्बलन का कार्य करता है। अवधान जो है पुनर्बलन का कार्य करता है। ये अन्वेषणात्मक और मानसिक सजगता होती है। अवधान के दौरान प्राणी का शारीरिक समायोजन होता है। प्राणी का क्या होता है, शारीरिक समायोजन होता है। इसकी प्रकृति जो होती है वो संज्ञानात्मक होती है और भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष भी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि तीनों को ये साथ लेके चलता है अवधान, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद आपका जिन्होंने भी मुझे सुना है। हम तो थ्योरी का रिवीजन कर रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया है। नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, आप तो मुझे सुन लेना, आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मैं भी बुक से ही कर रही हूँ। तो इससे क्या है कि याद हो जाता है। मतलब मैं ना एकदम शॉर्ट बना के बता रही हूँ आप लोगों को, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना क्योंकि इतना अपने लैंग्वेज में अपने अर्थों में कुछ नहीं लिखना होता है एग्ज़ाम में। जो भी आता है ना एग्ज़ाम में बुक की भाषा आती है। अब आपको वहाँ थोड़ी ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि अवधान का मतलब ध्यान समझना बच्चों, अवधान का मतलब ध्यान होता है तो तुम ऐसे समझ के कर सकते हो, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा। अब हमको याद होना चाहिए कि अवधान को ही ध्यान बोलते हैं और ध्यान को ही एकाग्रता बोलते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो कल देखना मैं चिंतन, तर्क और कल्पना इनका एक वीडियो बना दूंगी, फिर हमारा ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके कोई क्वेश्चन होंगे, अगर आप चाहो तो मैं क्वेश्चन डाल दूंगी, नहीं तो फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन डाल दूंगी सारे इसके, ठीक है। वहाँ जाके आप कर लेना, तो बता देना कैसा लगा और लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो